हम लोग संस्कृत में संस्कृत के छठे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा यानी कि भारतीय संस्कार। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अर्थ बताए थे और साथ ही साथ आपको 16 संस्कार के बारे में बताए थे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि संस्कार 16 होते हैं। तो आज हम आपको इस चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर बताएंगे, यानी कि आपके इस चैप्टर में जितना भी प्रश्न दिया गया है, एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपको बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से समझा करके बताएंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए और जो कुछ भी हम आपको इस क्लास में बताएं वह भली भांति आपके दिमाग में चला जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहले जो आपके किताब में प्रश्न दिया हुआ है वह है मौखिक प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि एक पदेन बदत, यानी कि एक पद में उत्तर बोलना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर पूरा हिंदी में अर्थ बताए हैं। और यदि आप लोग हिंदी में अर्थ समझ जाते हैं तो फिर एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से भी दे सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसलिए पहले जरूरी है कि हिंदी में अर्थ समझ लेना। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है एक पदेन बदत, यानी कि एक पद में उत्तर बोलना है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि का नंबर प्रश्न है कि संस्कारा कति संति। आप लोग अपने किताब में देखिएगा, आप लोगों की किताब से पूरा प्रश्न मिलजुल जाएगा। चलिए कह रहा है कि संस्कारा कति संति, संस्कार कितने होते हैं। तो आपको हम बताए थे कि संस्कार 16 होते हैं, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा 16, क्योंकि 16 को संस्कृत में 16 बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवति, जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं। एक पद में उत्तर देना है। आप लोग बताइए जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो हम आपको बताए थे कि जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, उसके बाद होता है पुसम्बनम और उसके बाद होता है सीमांतोनयन, यानी कि गर्भ धारण करने वाला, और 3 महीने के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए जो विधि विधान किया जाता है वो वाला संस्कार, और भूत प्रेत से बचाने के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार। तो कुल मिलाकर के जन्म से पहले यही 3 संस्कार किए जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न, यानी कि ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि शैशवे कति संस्कारा भवन्ति, यानी शिशु अवस्था में, शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, यानी कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद कितने संस्कार होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद 6 संस्कार होते हैं, और 6 के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, जिसमें सबसे पहला होता है जात कर्म। जब बालक के जन्म के अवसर पर जो संस्कार होता है उसे जात कर्म कहते हैं। दूसरा होता है नामकरणम, यानी कि जब 10वां दिन नामकरण होता है उसे नामकरणम संस्कार बोलते हैं। उसके बाद होता है निष्क्रमणम, यानी कि बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है उसे निष्क्रमणम संस्कार बोलते हैं। उसके बाद चौथा संस्कार होता है जब पहली बार बच्चों को दाना खिलाया जाता है, यानी कि अनाज का दाना चखाया जाता है, उसे बोलते हैं अन्नप्रशानम संस्कार। उसके बाद होता है चूड़ा कर्म संस्कार, जब बालक को मुंडन कराया जाता है। और छठा नंबर होता है कर्णवेधम, यानी कि कान को छेदने वाला संस्कार। यानी कुल मिलाकर के शैशव संस्कार 6 होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए घ नंबर प्रश्न कह रहा है अक्षरारंभ कीदृश संस्कार है, यानी कि अक्षरारंभ कौन सा संस्कार होता है। अक्षर का ज्ञान हम आपको बताए थे, अक्षरारंभ मतलब अक्षर का ज्ञान, यानी कि जब बालक पहली बार अंक लिखना सीखता है, अक्षर लिखना सीखता है, उसे ही हम लोग अक्षरारंभ संस्कार बोलते हैं, और वह शैक्षणिक संस्कार में आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैक्षणिक, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि गृहस्थ जीवनस्य एक संस्कारः कः, यानी कि गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन सा है। तो हम आपको बताए थे कि विवाह जो होता है वह गृहस्थ जीवन का ही एक संस्कार होता है, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन सा है, तो विवाह संस्कार, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के जो मौखिक प्रश्न था वह आपका समाप्त हो गया।
अब उसके बाद अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, अपने किताब में भी देखिएगा। अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न। तो चलिए हम आपको लिखित प्रश्न अब समझाते हैं। कह रहा है कि एक पदेन उत्तरत लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है। चलिए, क नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यः जायते। ध्यान से आप लोग पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद इसका अर्थ समझिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यः जायते, यानी कहने का मतलब कि भारतीय संस्कृति का परिचय किसको जाता है। बताइए, भारतीय संस्कृति का परिचय किसको जाता है? तो भारतीय संस्कृति का जो परिचय है वह संस्कार को जाता है। तो इसका जवाब होगा संस्कारेभ्यः। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? संस्कारेभ्यः। ध्यान रखिएगा। चलिए, ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? बताइए, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। तो इसका जवाब पंचः हो जाएगा। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। उसके बाद ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विद्यते, यानी कि जो सप्तपदी क्रिया होती है वह कौन से संस्कार में इसका विधि होता है। सप्तपदी कहने का मतलब कि जो 7 फेरा लिया जाता है वह विवाह संस्कार में ही होता है। 7 वचन लिया जाता है, 7 फेरा लिया जाता है। तो यही चीज आपसे पूछ रहा है कि सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विद्यते, तो विवाह संस्कारे, यानी कि यह कहां पर विधि होता है? तो विवाह संस्कार में यह विधि होता है। उसके बाद घ नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम। ध्यान से आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम, यानी कहने का मतलब कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है। भारत का जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह क्या है? तो भारत का महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्कार है। तो इसका जवाब संस्कार हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सीमांतोन्यम केषु संस्कारेषु गण्यते। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सीमांतोन्यम केषु संस्कारेषु गण्यते, यानी कि सीमांतोनियम संस्कार की गणना किसमें होती है। तो आप लोगों को हम अभी बताए कि सीमांतोनियम जो संस्कार होता है वह जन्म के पूर्व संस्कार होता है। सीमांतोनियम संस्कार हम आपको बताए थे कि जो संस्कार भूत प्रेत से बचाने के लिए किया जाता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो भूत प्रेत से बचाने के लिए सीमांतोनियम संस्कार किया जाता है। तो पूछ रहा है कि सीमांतोनियम संस्कार की गणना किसमें होती है? तो जन्म पूर्व संस्कार में होती है। तो 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर भी आप लोग जान गए। अब चलिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते। बताइए, अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते, यानी कि जो अन्नप्राशन संस्कार होता है उसकी गणना किसमें होती है। जब बच्चे के मुख में पहली बार अनाज का दाना डाला जाता है उसे ही हम लोग अन्नप्राशनम संस्कार बोलते हैं। तो वह कौन सा संस्कार होता है? तो वह शैशव संस्कार होता है। इसलिए च का आंसर क्या हो जाएगा? शैशव संस्कार। अब चलिए, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुरु गृह, यानी कि गुरु के घर में शिष्य, यानी कि जब शिष्य जाते हैं तो कान पालयन, किस चीज का पालन कर करके अध्ययनम करोति, अध्ययन करते हैं। यानी कि जब शिष्य गुरु के घर में जाते हैं तो किस चीज का पालन करके अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा के नियम का पालन करके अध्ययन करते हैं। कहीं पर भी यदि आप लोग विद्यालय में भी पढ़ने जाते हैं तो वहां पर शिक्षा का नियम का पालन करते हैं। जो भी शिक्षा के नियम होते हैं उसका पालन करते हैं, उसके बाद ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो पहले भी यही होता था कि जब शिष्य गुरु के घर में जाते थे तो वहां पर शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। इसलिए 6 का आंसर हो जाएगा शिक्षा नियमाना। ध्यान रखिएगा। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। और यह वाला प्रश्न आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। पहले आप लोग इसका हिंदी में अर्थ समझिए, उसके बाद इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि संस्कारा मानवस्य, यानी कहने का मतलब कि संस्कार मानव को, कह रहा है कि कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, यानी कि कहां कहां योगदान करता है। यानी कि जो संस्कार होता है वह मानव को कहां कहां योगदान करता है। तो हम आपको बताए थे कि संस्कार जो होता है वह दोषों को दूर करने में, और जो भी गुण होता है, जो बढ़िया कर्म होता है, उसको ग्रहण करने में हमारा योगदान
करता है। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कि संस्कारा मानवस्य परिमार्जने दोषापन्नयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, यानी कि दोष को दूर करने और गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, यानी कि गुण को प्रवेश करने में, दोष को दूर करने में और गुण को अपने अंदर प्रवेश करने में संस्कार ही योगदान करता है। तो क नंबर प्रश्न का उत्तर तो आप लोग समझ गए। चलिए, ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कारा परिकल्पिता, यानी कहने का मतलब कि शैक्षणिक संस्कार में किस किस चीज का परिकल्पना किया गया है, कौन कौन से संस्कार का परिकल्पना किया गया है, बताइए। शैक्षणिक संस्कार में तो हम आपको बताए थे कि शैक्षणिक संस्कार कुल मिलाकर के 5 होते हैं, जिसमें पहला होता है अक्षरारंभ, दूसरा उपनयनम, तीसरा होता है वेदारंभ, चौथा होता है केशांत संस्कार और पांचवा होता है समापवर्तनम संस्कार। इसका हिंदी में भी अर्थ बताए थे। अक्षरारंभ मतलब क्या होता है, मतलब अक्षर लेखन या फिर अंक लेखन का जब शुरुआत होता है तो उसको अक्षरारंभ संस्कार बोलते हैं। उपनयन मतलब क्या होता है, गुरु के घर में शिक्षा के लिए जब जाया जाता है तो उसे उपनयनम संस्कार बोलते हैं। वेदारंभ कहने का मतलब कि जब वेद का शिक्षा अध्ययन किया जाता है उसे वेदारंभ संस्कार बोलते हैं। और उसके बाद चौथा है कि केशांत संस्कार क्या होता है, तो गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब गाय दान में दिया जाता है तो उसे ही हम लोग केशांत संस्कार बोलते हैं। और समापवर्तनम संस्कार यानी कि गुरु के आश्रम से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समापवर्तनम संस्कार कहलाता है। तो कुल मिलाकर के यही 5 संस्कार होते हैं जो कि शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में आपसे यही पूछ रहा था कि शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से संस्कार की कल्पना की गई है। तो यहाँ पर 5 संस्कार की कल्पना की गई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है ग नंबर कि शैशव संस्कारेषु के संस्कारा संबंधते, यानी कि शैशव संस्कार में कौन कौन संस्कार संबंधित है, बताइए। शैशव संस्कार यानी कि बच्चे के जन्म लेने के बाद जो संस्कार होता है उसे ही हम लोग शैशव संस्कार बोलते हैं। तो शैशव संस्कार में कौन कौन से संस्कार आता है, तो सबसे पहला आता है जात कर्म, यानी कि बालक के जन्म के अवसर पर जो संस्कार होता है उसे जात कर्म बोलते हैं। उसके बाद नाम कर्णम, यानी कि बालक के 10वें दिन जब नामकरण किया जाता है तो वह भी एक संस्कार होता है। उसके बाद होता है निष्क्रमणम, निष्क्रमणम यानी कि बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, जिसे बोलते हैं कि चौखट से बाहर निकालना, उसे हम लोग निष्क्रमणम संस्कार बोलते हैं। उसके बाद होता है कि अन्नप्रशानम, यानी कि बालक के मुंह में पहली बार जब अनाज का दाना दिया जाता है तो उसे अन्नप्रशानम संस्कार बोलते हैं। उसके बाद होता है चूड़ा कर्म, यानी कि बालक को मुंडन कराना। और उसके बाद होता है कर्णवेध, यानी कि कान को छेदना। तो शैशव संस्कार में कुल यही 6 संस्कार होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपसे प्रश्न में यही पूछ रहा था कि शैशव संस्कारेषु के संस्कारा संबंधते, यानी कि शैशव संस्कार में कौन कौन से संस्कार संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर 6 संस्कार का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति, यानी कि विवाह संस्कार में कौन से मुख्य कार्य होते हैं। यानी कि जब विवाह होता है, जब विवाह संस्कार होता है तो वहां पर कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है वाग्दानम, यानी कि वचन देना। सबसे पहले वचन देना, लड़का पक्ष की तरफ से भी और लड़की पक्ष की तरफ से भी वचन दिया जाता है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से राजी हैं, एक दूसरे आपस में परिवार बनना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, उसे ही बोलते हैं वाग्दानम। उसके बाद होता है मंडप निर्माणम, जब वचन दे दिया जाता है उसके बाद मंडप बनाने का काम किया जाता है, तो यह भी विवाह संस्कार में होता है। उसके बाद होता है वधू गृहे, यानी जिसे बोलते हैं बाराती का आगमन, यानी कि जब बाराती जाता है वधू के घर में तो उसे बोलते हैं वधू गृहे। उसके बाद होता है वर पक्षस्य स्वागतम, यानी कि वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत करना। उसके बाद होता है कन्यादानम, कन्या का दान करना। उसके बाद सप्तपदी, यानी कि जो 7 वचन होता है, जो 7 फेरा लिया जाता है उसे सप्तपदी बोलते हैं। उसके बाद होता है सिंदूर दानम, यानी कि सिंदूर दान किया जाता है। तो कुल मिलाकर के विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य काम होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधू गृहे, वर पक्षस्य स्वागतम, कन्यादानम, सप्तपदी, सिंदूर दानम च विवाह संस्कारेषु मुख्य कार्याणि भवन्ति। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न यानी कि घ नंबर प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे।
अब चलिए 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कदा संपादते, यानी कि जो अंत्येष्टि संस्कार होता है वह कब संपन्न होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, जिसे दाह संस्कार भी बोलते हैं। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा कि मरणात अंतरम अंत्येष्टि संस्कार संपादते, यानी कि मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार संपन्न किया जाता है। तो अंगा नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए। अब उसके बाद 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुष्पनम संस्कार कदा क्रियते। बताइए इसका जवाब क्या होगा। पुष्पनम संस्कार कब किया जाता है। पुष्पनम संस्कार कदा क्रियते, पुष्पनम संस्कार कब किया जाता है। तो जन्म के पहले पुष्पनम संस्कार किया जाता है। तो इसका जवाब होगा जन्म पूर्व पुष्पनम संस्कार क्रियते, यानी कि जन्म के पहले पुष्पनम संस्कार किया जाता है। तो 4 नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए। अब उसके बाद आखिरी प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते हैं। पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म, यानी कि शिष्य वेद का आरंभ कहाँ करते हैं। तो गुरु गृह, यानी कि गुरु के घर पर ही वेद का आरंभ करते हैं। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि पूरा शिष्य वेदारंभ गुरु गृहे एव करोति स्म, यानी कि गुरु के घर पर ही वेद आरंभ का शुरुआत किया जाता है। तो 6 नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी प्रश्न अभी तक हम आपको बताए एक पदेन और पूर्ण वाक्यन, यह बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब उसके बाद अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, जो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। कह रहा है कि अधोलिखितम उदाहरणम ध्यानेन पठत, यानी कि नीचे लिखे गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। और कह रहा है कि उसके बाद जो कृत्वा शब्द है और जो करोति या कुर्वंती शब्द है, इसको लेकर के एक पूरा वाक्य का निर्माण करना है, यानी कि वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण क्या है इसको आप लोग ध्यान से समझिए। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि यदि एक वचन रहेगा तो करोति शब्द का इस्तेमाल होगा, और यदि बहुवचन रहेगा तो कुर्वंती शब्द का इस्तेमाल होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए नीचे उदाहरण दिया गया है। सबसे पहला नंबर उदाहरण आप लोग समझिए। कह रहा है कि बालकः स्नानम कृत्वा अध्ययनम करोति, यानी कि बालक स्नान करने के बाद अध्ययन करता है। यहां पर कृत्वा मतलब होता है के बाद, और करोति मतलब होता है करता है। तो ध्यान रखिएगा, बालकः स्नानम कृत्वा अध्ययनम करोति, यानी कि बालक स्नान करने के बाद अध्ययन करता है। उसी प्रकार से दूसरा है कि जना भोजनम कृत्वा शयनम कुर्वन्ति, यानी कि लोग भोजन करने के बाद सोते हैं। तो इस प्रकार से नीचे जो भी शब्द दिया गया है, जैसे अग्नि स्थापनम, अक्षर लेखनम, पानी ग्रहणनम, निरीक्षणम, गोदानम, उपनयनम और वागदानम, यह जितने सारे भी शब्द दिए गए हैं, इसमें कृत्वा शब्द या फिर करोति या कुर्वन्ती शब्द का प्रयोग कर करके वाक्य बनाना है। तो चलिए हम आपको नोटबुक पर लेकर के चलते हैं और वहां से एक एक शब्द का वाक्य बना करके आपको बतलाते हैं। तो सबसे पहला शब्द है अग्नि स्थापनम, यानी कि अग्नि की स्थापना करना। तो हम लोग सेम सभी को एक ही तरह से बनाएंगे, बस आप लोगों को वाक्य बना देना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो पहला का वाक्य बनेगा अग्नि स्थापनम कृत्वा हवनम करोति, यानी कि अग्नि की स्थापना करने के बाद हवन करता है। उसी प्रकार से ख का बन जाएगा अक्षर लेखनम कृत्वा पठनम करोति, यानी कि अक्षर लिखने के बाद पढ़ने का काम करता है। ग नंबर बन जाएगा कि पानी ग्रहणम कृत्वा सिंदूर दानम करोति, यानी कि पानी ग्रहण करने के बाद सिंदूर दान करता है। उसके बाद घ नंबर है निरीक्षणम, तो निरीक्षणम से बन जाएगा कि निरीक्षणम कृत्वा कन्यादानम करोति, यानी कि निरीक्षण करने के बाद कन्यादान करता है। उसके बाद अगला है गोदानम, यानी कि गौ का दान करना, तो इससे बन जाएगा कि गौदानम कृत्वा क्षौर कर्म करोति, यानी कि गौ दान करने के बाद वह क्षौर कर्म करता है। उसके बाद है उपनयनम, तो उपनयनम कृत्वा गुरु गृहे गमनम करोति, उपनयन संस्कार के बाद गुरु के घर में वह प्रवेश करता है। उसके बाद वागदानम, यानी कि वचन देना, तो वागदानम कृत्वा मंडप निर्माणम करोति, यानी कि वागदान करने के बाद यानी कि वचन देने के बाद मंडप निर्माण का कार्य करता है। तो कुल मिलाकर के कृत्वा और करोति से ही आपको एक एक वाक्य बनाना था, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत कम ही पूछे जाते हैं, न के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके बुक में है, आपके पुस्तक में है, तो इसे बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। चलिए अगला नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, जिसमें विलोम शब्द पूछ रहा है।
तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए चौथा नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि विलोम शब्द जो है उसको मेलन करना है यानी कि मिलान करना है। तो सबसे पहला आपने दिया गया है कि प्रयोजनम, यानी कि प्रयोजनम का विलोम क्या होगा, यानी कि प्रयोजनम का उल्टा क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रयोजनम का उल्टा होता है निष्प्रयोजनम। तो प्रयोजनम के सामने आप लोगों को निष्प्रयोजनम में मिलान लगा देना है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रसन्नता का विलोम क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग। तो आप लोग जानते हैं कि प्रसन्नता का विलोम क्या होता है, अप्रसन्नता होता है। तो इसके सामने अप्रसन्नता हो जाएगा। संस्कारा का विलोम होता है कि कुसंस्कारा, यानी कि संस्कार का उल्टा कुसंस्कार। तो संस्कार के सामने कुसंस्कार में मिलान करेंगे। उपनयनम का उल्टा होता है अनयनम। तो आप लोग उपनयनम के सामने अनयनम पर मिलान करेंगे। उसके बाद होता है अस्मर्यते। तो अस्मर्यते का उल्टा हो जाएगा विस्मर्यते। तो इसके सामने विस्मर्यते लगा देंगे। उसके बाद है वरिष्ठा नाम। तो वरिष्ठा नाम का उल्टा हो जाएगा कनिष्ठा नाम। तो आप लोग इसके सामने कनिष्ठा नाम को मिलाएंगे। और गुणाधानम, तो गुणाधानम का उल्टा हो जाता है गुणापयननम। ध्यान रखिएगा, गुणापनयनम। तो ध्यान से आप लोग एक एक शब्द को मिलान कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। और इस चैप्टर का जो सबसे आखिरी प्रश्न है, इसमें बस आप लोगों को एक तरह से संधि विच्छेद करना है, यानी कि जो पद है उसको मिला देना है। तो कह रहा है क नंबर में कि परि जोड़ मृज जोड़ निच जोड़ ल्यूट बराबर क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि परिमार्जनम। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, परिमार्जनम आप लोग ध्यान रखिएगा। शिशु जोड़ अन से क्या होता है। तो शिशु जोड़ अन से शैशव होता है। उसी प्रकार से अगला कह रहा है कि प्र जोड़ अस जोड़ ल्यूट बराबर क्या होता है। तो प्रश्नम होता है। उसी प्रकार से लिख जोड़ ल्यूट बराबर लेखनम होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट है कि क्रम जोड़ सत्री बराबर क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्रम जोड़ सत्री बराबर क्रमन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 5 प्रश्न दिए गए थे। आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर समझ लिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक भी प्रश्न में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, एक एक बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यह पूरा चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में आपको इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे। तो आज का यह क्लास आपको कैसा लगा जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बस आप लोग क्लास करते हैं और सीधे यहाँ से निकल जाते हैं। नहीं, आप लोग कम से कम कमेंट में एक बात जरूर लिखिए कि हाँ सर हमें क्लास कैसा लगा। तो नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि क्लास कैसा लगा। और यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।